नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आपने देखा था कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जब वो जले हुए नोट मिले तो उसके बाद एक झड़ी सी लग गई और सब लोग ये बात करने लगे कि ऐसा तो नहीं कि सारे जजेस इसी तरह से नोट कमाते हैं। क्या सारे जजेस इसी तरह से अपने एसेट्स को बनाते हैं? तो 1 अप्रैल को एक फुल कोर्ट मिला और उन लोगों ने मिलकर सारे जजेस ने ये फैसला किया कि अब हम जो सारे जजेस हैं वो सब लोग मिलकर अपने एसेट्स को डिक्लेयर करेंगे और पब्लिक डिस्क्लोजर के लिए खोल देंगे। अब ऐसा नहीं है कि इसके पहले ये डिसीजंस नहीं हुए हैं, ये 1 अप्रैल को ये डिसीजन आया। उसमें ये है कि द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल सून मेक देयर एसेट्स पब्लिक एंड द डिसीजन is learned to have been taken at a meeting of the full court on April 1st. Or it has also given impetus to those arguing for the public disclosure of the assets and the liabilities of the judges. तो judges की assets और liabilities क्या है उसको public disclosure के लिए खोला जाएगा। अब अभी तक क्या था कि जो ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे, पॉलिटिशियंस होते थे, तो वो तो स्क्रूटनी उनकी हो सकती थी, लेकिन जजेस अपने एसेट्स को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देते थे और वो भी वॉलंटरी बेसिस पर। ऐसा नहीं था कि मैंडेटरी था, लेकिन मैंडेटरी अभी है नहीं। अभी भी यही है कि वो लोग पब्लिक डिस्क्लोजर के लिए इसको वेबसाइट्स पर डालेंगे। और इसके पहले सुप्रीम कोर्ट की जो पोजीशन रही है 1997 में 1997 में एक इसी तरीके की मीटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस JS वर्मा के नेतृत्व में हुई थी और उसमें ये रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था कि जो सारे जजेस हैं वो अपने एसेट्स को डिक्लेयर करेंगे। और वो जो रेजोल्यूशन था उसमें ये लिखा गया था कि एवरी जज शुड मेक अ डिक्लेरेशन ऑफ ऑल एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन देयर नेम्स इन द नेम ऑफ देयर स्पाउसेस और एनी अदर पर्सन डिपेंडेंट ऑन देम टू द चीफ जस्टिस। और उसके बाद ये डिस्क्लोजर चीफ जस्टिस को होने लगा। लेकिन उसी के ठीक 10 साल बाद 2009 में एक और इसी तरीके का फुल कोर्ट मिला और उसने ये कहा कि वी शुड डिक्लेयर द एसेट्स ऑफ जजेस ऑन द कोर्ट्स वेबसाइट and added that this was being done purely on a voluntary basis, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाला जाएगा। अब आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट की अपडेशन होता ही नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट अपडेट होती नहीं है। उसका क्या कारण है ये पता नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल 2018 से सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट अपडेट नहीं हुई है और कोई भी डिक्लेरेशंस अभी तक सबमिट नहीं हुए हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि टाइम टू टाइम जब इस तरीके की एक्सरसाइज हुई है तो इस बार न्यायपालिका ने क्या किया है? और कुछ नया नहीं है तो क्या दिखाने के लिए किया जा रहा है? लेकिन असलियत में तो अभी भी वॉलंटरी बेसिस पर है। उनके ऊपर कोई डंडा नहीं चल रहा है कि उनको अपने एसेट्स को डिस्क्लोज करना ही है। तो इस पूरे एक्सरसाइज के, इस पूरे कवायद के मायने क्या है, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और लार्जर पर्सपेक्टिव में ये जुडिशरी के लिए ये कितना बड़ा डिसीजन है या फिर क्या वाकई में कोई एक सिग्निफिकेंट मोमेंट है जहां पर वाकई में अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर जिसकी आत्मा जगेगी और वो सारे अपने लाइबिलिटीज और एसेट्स को डिक्लेयर करेंगे। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं काफी वेबसाइट्स पर और काफी न्यूज चैनल्स पर मैंने देखा कि जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन्होंने इस बात को डिस्कस किया, लेकिन तय तक कोई नहीं पहुंचा कि आखिर वजह क्या थी और इस कोर्ट की मंशा क्या है। आज जजेस ऐसा करके क्या डिक्लेयर करना चाह रहे हैं? तो मैं अपना सवाल पूछ रही थी कि अरुण जी, आपके पर्सपेक्टिव से कई न्यूज चैनल्स ने इसको किया है और यूट्यूब चैनल्स ने इसको किया है, लेकिन कोई भी ढंग से समझा नहीं पाया है कि असली मुद्दा क्या है। ये फुल कोर्ट बेंच जो 1 अप्रैल को मिला, ये क्या एक दिखावटी एक्सरसाइज है, नाम के लिए करने वाला एक्सरसाइज है? इसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं है। इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या जबरन इनको करना पड़ा? जजेस के ऊपर इतना दबाव था कि उनको दिखाना था कि भाई वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं? जी नमस्कार नीलू जी। इस बात को शायद बहुत कम लोग समझ पाए कि इसके पीछे क्या बात थी। सबसे पहले तो मैं आपका वो करेक्शन करूं कि सुप्रीम कोर्ट की साइट जो है वो अपडेट नहीं हुई, ऐसी बात नहीं है। पिछले समय में बहुत सारे जजों ने, जब अन्ना हजारे का मूवमेंट चला और रेजोल्यूशन पास हुआ या 2008 के बाद जो है, बहुत जजों ने अपना एसेट जो है पब्लिक करा और वो वेबसाइट पर थी। ये 2018 में हटा दिया गया और आगे से कोई उसका वो दे नहीं रहा था। तो अब जब ये काम हुआ कि इन लोगों ने न केवल पुराने माने नया नहीं दिया और पुराने को हटा दिया, तो इसके ऊपर सवाल उठते कि भाई
आप लोग जो पहले अपना एसेट दिखाते थे वो भी अब एसेट दिखाना बंद कर दिए। तो ये कवर अप एक्सरसाइज थी, 2018 तक आता था और उसको इन्होंने रिमूव किया। और इसलिए क्या, मैं आपको एक केस बताता हूं, बड़ा मजेदार केस है ये, कि हमने एक केस किया सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि ये जो तेल का भंडार जो केन्स का था जो वो छोड़ रही थी, तो उसमें ओएनजीसी का पहला राइट था कि उस तेल के भंडार को खरीदे। वो नहीं खरीद के इन लोगों ने अनिल अग्रवाल की वेदांता कंपनी को दे दी। अब जब दे दी तो हमने कहा कि ये तो गलत है, ये जो है जस्टिफाई करें, इतना बड़ा तेल का भंडार उसको लुटा दिया इन लोगों ने। तो मैं कोर्ट गया। उस समय चीफ जस्टिस हमारे कर्नाटक के ही थे, एचएल दत्तू साहब थे उनके, और मैं चाहता था कि इस मामले को वो सुने, क्योंकि हम उनको यहाँ पर देखते थे और उनको फाइनेंशियल मैटर, वो इनकम टैक्स के बड़े अच्छे लॉयर थे, तो फाइनेंशियल मैटर्स बहुत अच्छे से समझते थे। तो जब मामला उनके पास गया तो उन्होंने कह दिया नॉट बिफोर मी। अब मैं बड़ा मतलब कि चौंका कि जस्टिस दत्तू का इसमें क्या ये था कि जो है इन्होंने कह दिया नॉट बिफोर मी। ये भाई, इसमें तो ओएनजीसी पार्टी है, सरकार पार्टी है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम पार्टी है, और वेदांता पार्टी है। तो बाद में फिर मैं उनके एसेट पर गया देखने, तो वहां पर मैंने देखा कि उनके या उनकी वाइफ के नाम पर मात्र 200 शेयर थे ओएनजीसी के। अब आप सोचिए कि उसकी क्या महत्वता थी वो डिक्लेयर करने की, कि चूंकि उनके पास 200 शेयर थे ओएनजीसी के, जिसका की वैल्यू हम उम्मीद करते हैं 25-30 हजार रुपए भी नहीं था, उसके कारण उन्होंने जो है अपने को वो केस जो है सुनने से इनकार कर दिया। और चूंकि काफी समय गुजर गया तो मैं सक्सेसफुल नहीं था, चला था लाखों करोड़ों का जो है सरकार का पैसा बचाने, तो उसका कुछ हुआ नहीं। तो मैं इसलिए उससे वाकिफ हूं कि ये एसेट डिक्लेयर होते थे और वेबसाइट के ऊपर थे और आप देख सकते थे। लेकिन जब डिक्लेयर भी होते थे तो हर एक जज जो है अपने एसेट्स नहीं देते थे, और उसका एक कारण भी था। वो ये कारण था कि बहुत जज तो बहुत पहले हाई कोर्ट की प्रैक्टिस करके तब वो जाके जज बनते हैं, और फिर वो जज बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। लेकिन जस्टिस लोढ़ा के समय में क्या हुआ कि 3 बहुत ही काबिल और महंगे और बहुत अच्छे वकील को उन्होंने कन्विंस करा, और इट विल गो टू हिज क्रेडिट कि भाई आप जो है सुप्रीम कोर्ट आ जाइए, कि किसी तरह से एक्सेप्ट कर लीजिए। तो उसमें एक थे जो है रोहिंटन नारीमन, और एक थे यूयू ललित, और एक थे गोपाल सुब्रमण्यम। तो गोपाल सुब्रमण्यम से तो सरकार इतनी चिढ़ती थी कि वो कहीं पर छुट्टी पर थे तो उनके खिलाफ कहीं से क्या कुछ जबरदस्ती का आईओ और ये सब के ऊपर उन्होंने निकाल दिया। तो गोपाल सुब्रमण्यम का ईगो बड़ा ब्रिटल, वो बहुत बिगड़ गए कि ये सब क्या है, तो उन्होंने जो है रिफ्यूज कर दिया। लेकिन जो है किसी तरह से जब रोहिंटन नारीमन को कहा तो वो बोले कि हम एक दिन आप समय दीजिए, सोच के मैं आपको वो कंसल्ट करके बताऊंगा अपनी वाइफ से। और बोले व्हाट इज देयर टू कंसल्ट योर वाइफ, ये वो। तो वो रोहिंटन नारीमन खुद ही कह रहे हैं कि ही डजंट रियलाइज इन आवर हाउस होल्ड व्हाट इट, आई मीन इट इज अ मस्ट। तो खैर वो करके दूसरे दिन आके उन्होंने जजी एक्सेप्ट कर ली। उसी तरह से यूयू ललित ने भी एक्सेप्ट कर ली। अब मैं इन दोनों का ये बताता हूं कि इनकी प्रैक्टिस मतलब इतनी ज्यादा थी और अच्छी थी कि इनके एसेट 200 करोड़ से नीचे होंगे ही नहीं। इतनी बड़ी इनकी, मैंने देवर दी लीडिंग, यूयू ललित वाज अ लीडिंग क्रिमिनल लॉयर, है ना, हरदम डिमांड में रहते थे। उनके फादर का को तो जेठमलानी से लोग कंपेयर करते हैं, और रोहिंटन नारीमन की तो इतनी वो फ्लरिशिंग प्रैक्टिस थी कि यू कांट इमेजिन। तो अगर वो एसेट डिक्लेयर करते तो बड़ा एम्बैरेसिंग होता उनके लिए भी और लोगों के लिए भी। तो वो वॉलंटरी एसेट डिक्लेयर करने का जमाना था, तो उसमें उन लोगों ने नहीं किया, और इनके एसेट कभी भी पब्लिक डोम, और सब जजों के आए, इनके एसेट नहीं आए। दूसरा नागेश्वर राव,
नागेश्वर राव शायद दत्तू नहीं, वो ठाकुर साहब, टीएस ठाकुर ने उनको कन्विंस किया। नागेश्वर राव की भी वैसी ही प्रैक्टिस थी। मैंने ये जो मैं बता रहा हूं, 3 लॉयर जिन्होंने जजी एक्सेप्ट की, दे मेड अ ट्रमेंडस सैक्रिफाइस, फाइनेंशियल सैक्रिफाइस, क्योंकि एक बार आप सुप्रीम कोर्ट से रिटायर करते हैं तो आपको प्रैक्टिस तो करने को मिलेगा नहीं, लेकिन दे वर एक्चुअली सैक्रिफाइसिंग देयर करियर, माने फ्यूचर करियर, फॉर अ जजशिप इन द सुप्रीम कोर्ट। ये तीनों के तीनों उच्च कोटि के लॉयर थे, जिनकी प्रैक्टिस कपिल सिब्बल या इन लोगों से जो आप कंपेयर करते हैं, किसी से भी, मुकुल रोहतगी किसी से भी कम नहीं थी। ये इस कोटि के लॉयर थे और तीनों ने एक्सेप्ट किया। एक उसमें जो है चीफ जस्टिस भी बने, यूयू ललित, बाद में जाके। और इनके आप जजमेंट्स और ये सब पढ़िए तो मजा आ जाता है। और हम लोग कभी कभी यही सोचते हैं कि संतोष हेगड़े, एसएम सीकरी, ये लोग जो डायरेक्टली चुने गए एज फ्रॉम द लॉयर टू द सुप्रीम कोर्ट, ऐसे लोग और भी होते, लेकिन जो सैक्रिफाइस तो इसलिए उसके बाद कम हो गया डिक्लेयर करना। तो जब वो कम हो गया तब क्या हुआ कि 2018 में आके इन लोगों ने एकदम अबैंडन कर दिया, वॉलंटरी था। अब जब ये कांड हुआ तो एक ये सवाल नेचुरली उठता कि आप लोग जो अपना एसेट डिक्लेयर कर रहे थे वो आपने बंद कर दिया, तो आप लोग भी इसमें वो लिप्त हैं। ये सब मामले में जस्टिस खन्ना थोड़ा सेंसिटिव है कि ही शुड लुक राइट। ये हम बराबर देखते हैं कि वो जब पार्शियल जस्टिस भी करते हैं, जैसे ईवीएम में किया, तो वो जो है एक वो देते हैं कि हाँ भाई, आई शुड लुक राइट, कि ऐसा गलत नहीं हो। तब उन्होंने कन्वीन की मीटिंग। अब वो मीटिंग में 30 जज थे, 33 के जगह, आई डोंट नो अभी क्या फुल स्ट्रेंथ है। तो उसमें एकदम लिखा हुआ है, जो लोग कोई पढ़ता नहीं है, कि ये लिखा हुआ है कि द डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट विल बी ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। आप समझ रहे हैं? तो हम एसेट तो ये डिक्लेयर कर रहे 1997 से। सुप्रीम चीफ जस्टिस के पास हर साल जो है एसेट डिक्लेयर होता है, उसका एक फॉर्मेट भी है शायद, लेकिन अगर वेबसाइट पर डिक्लेयर करना है तो आपको परमिशन वो जज देंगे, तभी आप उनके एसेट डिक्लेयर कर पाएंगे। तो एक तरफ से मैं ये समझ सकता हूं, ये 3-4 जो सुप्रीम कोर्ट के उच्च कोटि के लॉयर थे, तो वो एम्बैरेस्ड फील करते। एक तो इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपनी, मैंने वो प्रैक्टिस, जमी जमाई प्रैक्टिस को छोड़ के वो जज एक्सेप्ट कर रहे हैं। अरे मैं ये समझ सकता हूं कि जिसकी 2 करोड़ 3 करोड़ की प्रैक्टिस हो वो जज एक्सेप्ट कर रहा है। जिस आदमी की 50 करोड़ की प्रैक्टिस है साल की, है ना, तो वो जजशिप अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस कर रहा है। और नारीमन साहब का आप रिकॉर्ड देखिए, स्टेलर रिकॉर्ड। नागेश्वर राव का आप रिकॉर्ड देखिए, जजमेंट और ये सब के मामले में। खाली एक जगह ये लोग फॉल्टर करते हैं कि जहां वो रेकमेंड कॉलेजियम में आके दे आर नॉट स्टैंडिंग अप टू द गवर्नमेंट एंड रिकमेंडिंग द राइट जजेस, तो वहां पर तो आप थोड़ा बहुत इनको फ्लॉ कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे मुरली का इन्होंने डिसीजन लिया गया जो 1 तारीख को, सर, इससे फायदा अब क्या होगा? क्या हम ये इट इज सोचेंगे नथिंग बट विंडो ड्रेसिंग, एंड ये विंडो ड्रेसिंग है। और पिछला जो वो चला आ रहा था रीति रिवाज, जो ये बंद कर दिए थे, उसको ये ठीक कर रहे हैं। हाँ, मतलब कि वो बोल्टिंग दी, वो क्या कहते हैं, स्टेबल आफ्टर दी हॉर्सेज हैव फ्लेड, तो वो जो बदनामी नहीं हो, तो वो इसमें है। और यहाँ तो जिन लोगों को नहीं समझ में आता है, नहीं देखते हैं। एक बात मैं और बताता हूँ कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि लोग एसेट डिक्लेयर करेंगे, तो बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने भी जो है ये रेजोल्यूशन आया। तो उसमें क्या हुआ कि साउथ के जितने थे, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला, इन लोगों के फुल कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो हम एसेट डिक्लेयर करेंगे। नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और शायद छत्तीसगढ़, इन लोगों ने भी डिसाइड किया कि हम एसेट डिक्लेयर करेंगे। लेकिन एक हाई कोर्ट ऐसा था जिसके कि फुल कोर्ट ने डिसाइड किया कि हम जो है अपने एसेट डिक्लेयर करके वेबसाइट पर डालेंगे वॉलंटरली, और बाद में मुकर गया। और वो हाई कोर्ट था बॉम्बे हाई कोर्ट। ये बात कोई आपको नहीं बताएगा।
ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं गया यूके सिन्हा का एसेट मांगने, तो वहां पर जो जज जस्टिस बैठे हुए थे तो वो थोड़ा टेक्निकल हो रहे थे, अब उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो जब हुआ तब मैंने यही आर्ग्यूमेंट दिया कि देखिए, ये दत्तू साहब का, ये चीफ जस्टिस से, इन्होंने 200 शेयर के कारण जो है अपने को एक केस से, इतना बड़ा केस था उससे रिक्यूज कर लिया। हमने कहा ये फायदा होता है कि पब्लिक डोमेन में लोगों को मालूम है और उनको भी मालूम है कि हमारे एसेट आर नोन टू द पब्लिक, और अगर हम ये केस सुन लेंगे और ओएनजीसी के पक्ष में डिसाइड करेंगे तो लोग यही कहेंगे, और ये केस हो चुका है इंग्लैंड में, कि आपके पास कुछ शेयर थे इसलिए आपने वो केस उसके फेवर में डिसाइड कर दिया, तो इसलिए वो रिक्यूज किया। तब मैंने उनसे कहा, और नाम नहीं लिया, कि देयर वाज ओनली वन हाई कोर्ट इन द कंट्री जिसने कहा कि एसेट डिक्लेयर करेंगे और फिर एसेट नहीं डिक्लेयर किया। वो इसलिए कि बॉम्बे में भी बड़ी हाई फीस है, वो कमर्शियल कैपिटल है, तो वहां से जो वकील जो है वो बनते हैं तो उनकी भी एसेट बहुत ज्यादा होगी, तो इसलिए बहुत लोगों ने रिफ्यूज कर दिया होगा बाद में कि भाई ये तो फंस गए और लोग नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों डिक्लेयर करें। तो अब ये स्थिति है, जो आंकड़े हैं वो मैं बताता हूं कि बहुत करीब लोग कहते हैं कि कहीं पर मैंने लिख रखा है कि ये जो है अभी करीब 400 कुछ जजेस हैं हाई कोर्ट के, तो वो हाई कोर्ट को तो आप छोड़ दीजिए, जैसे पटना, इलाहाबाद, इन लोगों ने तो साफ कह दिया कि हम एसेट नहीं डिक्लेयर करके पब्लिक डोमेन में लाएंगे, तो वो तो ला ही नहीं रहे हैं। लेकिन जिन हाई कोर्टों ने बाद में कहा था कि और हम करेंगे, तो उसमें कुछ ऐसे जजेस हैं वॉलंटरली जो डिक्लेयर करते हैं, और अभी के रिकॉर्ड में जो है उसमें 29-53 में से, मतलब अभी का जो लेटेस्ट रिकॉर्ड जो हमें कहीं मिला कि 49 जजेस आउट ऑफ 763 हैव डिक्लेयर्ड देयर एसेट। उसमें सबसे ज्यादा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के 53 में से 29 ने डिक्लेयर किया, दिल्ली हाई कोर्ट में 39 में से 7 ने किया, और मद्रास हाई कोर्ट में 5 ने किया, केरला में 3 ने किया, हिमाचल प्रदेश में 3 ने किया, और हमारे कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में एक एक लोगों ने किया। तो अभी भी वो पुराना जो है, देखिए हर जगह वॉलेंट्री है, लेकिन वो वॉलेंट्रीनेस में वो कम हो गया। वो जज जो बहुत कॉन्शियस वाला है, जो उसको मालूम है, वो कहता है कि भाई मेरे एसेट हैं, भाई ये देखो ये क्या है, क्योंकि लोगों को कुछ थोड़ा सा संकोच भी होती है। हमें याद है कि कुछ कारण से मैंने जस्टिस मुरलीधर का एसेट देखा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो है मतलब नॉट ओनली ड्राई ऑनेस्ट और बहुत ये भी नहीं थे, तो उसमें उन्होंने सारे अपने एसेट सब कुछ दिए, खाली मदर का कहा कि फॉर प्राइवेसी रीजन, जो कि उनको देने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि फॉर प्राइवेसी रीजन आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग। लेकिन जब अब ये सवाल उठता है कि ठीक है, आपने कहा ये विंडो ड्रेसिंग है, दिखाने के लिए कि भाई उनको अब इस समय कुछ करना है, तो उन्होंने एक फुल बेंच बुलाई और उसमें फुल कोर्ट में मिलकर और सबने ये डिसाइड किया। लेकिन क्या इससे जुडिशियल करप्शन खत्म हो जाएगा? क्या इससे जो जजेस की करप्शन है, जो भ्रष्टाचार हम न्यायपालिका में देख रहे हैं, क्या वो किसी भी सूरत में कम हो सकता है? एकदम नहीं हो सकता है और ना होगा। मैं आपको बताता हूं, आप डिस्ट्रिक्ट जज के आपके वहां पर जाके आप वहां पर हालत देखिए, दे केयर अ डैम की सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, वो सब आप उनको दिखाते रहिए। अगर खुंदक में है तो कह देंगे जाइए। तो नहीं, बट अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये डिसाइड कर रहे हैं कि उनको अपने एसेट्स और लायबिलिटीज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे डालना है, पब्लिक डिस्क्लोजर के लिए डालना है, ये चीज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर जज के लिए क्यों नहीं लागू होती? भाई होनी चाहिए, हर आदमी के लिए लागू होनी चाहिए। क्यों कि हर साल देखिए, अब वो जमाने, एक बात मैं आपको बताता हूं जो कि लोगों को सबको समझना चाहिए और सरकार को भी ये समझना चाहिए, आज के तारीख में वो जमाने गए। आप ब्लैक मनी से खाली बड़े बड़े लैंड डील वगैरह थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन वहां भी लोगों को, जो इनकम टैक्स वाले हैं, वो आपको आज बताते हैं कि आपके क्या ट्रांजैक्शंस हैं, आपने कितना पैसा शेयर एक्सक्यूज कितना पैसा आपने शेयर मार्केट से कमाया, वो सबका रिकॉर्ड है। तो आप 2 नंबर से एसेट उतने आसानी से नहीं खरीद सकते हो। वांट टू टेक वाटर सर? यू वांट टू टेक वाटर? थोड़ा उधर है, मैं 1 मिनट।
आधा बनाता हूँ। थैंक यू, आई एम सॉरी। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि जो है अब हर एक चीज जो है, अगर आप ईयर टू ईयर अगर एसेट देंगे तो आपके नाम पर अगर आप कोई भी मेजर परचेज करेंगे तो आप पकड़ा जाएंगे। पुराने जमाने गए, क्योंकि आपको हर जगह पैन कार्ड का नंबर देना पड़ता है। अगर मैं गाड़ी खरीदने जाऊं तो वो मेरा पैन कार्ड वो पूछेंगे, है ना। अगर हम रेंटल में कोई प्रॉपर्टी देते हैं तो वो कहेंगे इतना रेंट है, उसका आप जो है हम टीडीएस काटेंगे। तो इससे जो है यू कैनॉट हाइड बिग एसेट्स एनी मोर। तो अगर आप ईयर टू ईयर देंगे तो ये जमाना 2015 का नहीं है, ये जो है वी आर इन 2025, वेर इनकम आप अपना पर्सनल अगर वो निकालेंगे, अगर चले जाइएगा इनकम टैक्स के पेज में, तो आपको भी सरप्राइज होगी कि किस तरह के इंफॉर्मेशन जो है इनकम टैक्स के पास है। क्यों? कि आपको पैन नंबर देना पड़ता है। तो अगर आप ये डिस्ट्रिक्ट जज तक भी वो कर देंगे तो वो अगर वहां पर पैसा बना रहा है और अगले बार अगर वो फाइल करता है तो कहीं ना कहीं उसको तो इनकम टैक्स से भी आप जोड़ सकते हैं। आप वहां भी पूछ सकते हैं इनकम टैक्स से, अगर आप उसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं कि ईमानदारी हो तो उससे वो टैली होनी चाहिए जो एसेट यहां कह रहा है। तो बहुत केसेस में जो है आप भले 2 नंबर का पैसा कैश रख लीजिए, वो अलग है। जैसे कि अभी आपने देखा बिहार में कोई आईएएस अफसर था, वो 5 या 6 नोट की मशीनें आई वो पैसा गिनने के लिए। इतना बड़ा मतलब कि भ्रष्टाचारी वो वहां, माने बिहार में तो है ही, हर जगह हर लेवल पे है, कौन नहीं जानता। तो खैर, तो आज के तारीख में यह बहुत जरूरी हो गया कि इस तरह के एसेट्स जो हैं, अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं तो करिए। अब आपको मैं किस्सा बताता हूं गवर्नमेंट सर्वेंट का क्या है, कि पहले इन लोगों को भी दिया जाता था और ये था कि इसको ये पब्लिक करेंगे, लेकिन आईएएस वाले तो आईएएस वाले हैं, उसको इन्होंने 5-6 साल तक टालते रहे, डेडलाइन डेडलाइन बढ़ाते गए। अंत में क्या हुआ कि ये जो लोकपाल बिल आया तो उसके अंदर में उनके एसेट जो है लोकपाल को जाने थे। तो सरकार ने एक वो पास कर दिया कि आईएएस और ये जितने भी ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं उनके एसेट जो है वो सरकार को दिए जाएंगे। और चूंकि 2 जगह पे, एक तो सरकार में रिकॉर्ड है तो उसके बॉस के पास भी रिकॉर्ड है, और दूसरा है कि वो लोकपाल के पास भी रिकॉर्ड है, तो वही लोग देख लेंगे, इसको पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत नहीं है। तो जिसके कारण जो है ये लोग फ्लरिश कर रहे हैं। कहीं बताने को भाई जनता जानती है, आधे से ज्यादा तो वही जो है एसेट देख के कि भाई देखिए इस तरह से खर्चा कर रहे हैं, इस जगह रह रहे हैं, तो ये तो बहुत ईमानदार नहीं हो सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, हिंदुस्तान के रग रग में जो है भ्रष्टाचार भरा हुआ है, और इसको हम लोग जितना कम करने की कोशिश करते हैं उतना ही ये बढ़ता जाता है। अब अंत में यही सवाल है, एक दो आपसे और सवाल करूंगी कि ये जो अब एसेट डिक्लेरेशन है ये जजेस करेंगे, ठीक है, पारदर्शिता लाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा है? भाई ऑब्जेक्टिव तो यही है कि भाई भ्रष्टाचार न्यायपालिका में ना पनपे। अब ये तो खाली दिखावे के लिए, ये इसका मतलब क्या है फिर इस एक्सरसाइज का एक तरीके से? नहीं भाई, इससे इतना ही है छोटा मोटा फायदा, जैसे हमने बताया कि वो शेयर उस कंपनी में था तो जज रिक्यूज कर लिए। ऐसे ही एक केस था, जहां तक हमें याद है, भरूचा साहब या कुछ थे, बहुत ईमानदार और वो अपराइट जज थे, तो वो किसी केस को सुन रहे थे और फिर उन्होंने अंत में उस दिन वो डिस्क्लोज किया कि हमारे पास जो है हिंडाल्को या जो भी एल्युमिनियम कंपनी की जो भी था, जो केस था, इसके शेयर हैं। तो आई होप नोबडी हैज एनी ऑब्जेक्शन। अब उस कोर्ट में फल्ली नारीमन का मैटर नहीं था, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा यस योर लॉर्डशिप आई हैव ऑब्जेक्शन, और तब वो रिक्यूज किए उस मामले में। तो ऐसे भी इंसिडेंट होते हैं कि एक तो उनका बड़प्पन था कि उन्होंने बताया, और जब कहा तो भाई जो कंटेस्टिंग पार्टीज होते हैं उनकी हिम्मत नहीं होती है कहने के लिए कि आई हैव ऑब्जेक्शन, है ना, क्योंकि उनको रोज रोज कोर्ट में आना है। अगर आप जज को कह देंगे कि आपके पास 100-200 शेयर हैं तो हम आपकी ईमानदारी को क्वेश्चन करते हैं, इसको मत सुनिए, तो जज नाराज हो जाए। लेकिन फली नारीमन तो फली नारीमन थे, तो वो अपना खड़े होके अनरिलेटेड बोल दिए।
तो ये सब जो कोर्ट के किस्से हैं, जब तक हम लोग जाते आते थे, देखते थे, सुनते थे, बड़े मजेदार थे। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये हमारे ओपिनियन में विंडो ड्रेसिंग है, क्योंकि पहले ये करते थे, उसको बंद कर दिया। न केवल बंद किया, सबको हटा दिया। हटा दिया तो समझ में आता है, अगर एक आदमी रिटायर कर गया है तो उसके एसेट्स जो हैं क्यों वेबसाइट पर हैं, अनलेस एंड अनटिल ये एसेट कि भाई ठीक है, देखो हम एक नहीं, ईमानदार इसका आदमी। मतलब ये है कि जो न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार है वो हटाना नहीं चाहते हैं जजेस, केवल और केवल दिखाने के लिए कुछ ना कुछ एक स्टेप इन्होंने उठा लिया है। लेकिन ये तो उनको खुद भी पता है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं हट सकता किसी भी सूरत में। नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार न्यायपालिका में है, ये तो जहां तक हमें याद है, शायद वेणुगोपाल ने ही या कहीं पर कहा था कि no less than 8 or 9 chief justices have said on open forum that there is corruption in the judiciary. They have only varied in what percentage, कि नीचे में ज्यादा है, ऊपर में कम है, ऊपर में। एसेट डिक्लेयर करने से जो है करप्शन का कुछ ये नहीं है नापदंड। मैं आपको कहता हूं कि अगर रोहिंगटन साहब का या नागेश्वर राव का एसेट डिक्लेयर हुआ, या यू ललित का, मैं आपसे कहता हूं 200-300 करोड़ से नीचे हो ही नहीं सकता है। एंड येट उनकी ईमानदारी पर आप इतना भी बट्टा नहीं दिखा सकते हैं। जो इतना सैक्रिफाइस करके आया, कहीं भी आप उनसे मतलब कि इतने अपराइट और ऑनेस्ट तो आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। खाली उसमें यू ललित का एक धब्बा लगा कि वो साईं बाबा को बेल मिली बॉम्बे में फ्राइडे को, और उसके लिए ये सॉलिसिटर जनरल जो है मूव कर गए, तो तुषार मेहता, और वो सैटरडे को उन्होंने अलाउ किया, और जिस बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया उसने जो है उस आदमी का बेल जो है डिनाई कर दिया। ये एक उनका, और ही डिफेंडेड इट लेटर ऑन। इसका मतलब ये है अरुण जी कि ये बिल्कुल एक यूजलेस टाइम वेस्टिंग एक्सरसाइज थी जो इन लोगों ने की। यस यस, आई एम ऑफ द व्यू दैट माने अगर कोई लॉयर जज है और अपने जमाने में बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, तो हिज एसेट हैज नथिंग टू डू विथ हिज इंटीग्रिटी। वो अगर डिक्लेयर कर देते तो आप क्या कहते कि नारीमान साहब करप्ट हैं? किसी को भी आप बोलिएगा तो वो उसका जो है उनका वर्स्ट क्रिटिक भी नहीं मानेगा कभी भी। तो आप जो है इस, और लेकिन एसेट है। सेम विथ नागेश्वर राव। तो ये 3 जजों का जो मैं नाम ले रहा हूं, एंड इट इज रिग्रेटेबल कि जुडिशरी का स्तर इतना गिर गया है कि उसके बाद जो है केवल एक विश्वनाथन साहब का अपॉइंटमेंट हुआ डायरेक्टली एज अ लॉयर टू द सुप्रीम कोर्ट। ये भी जो है 1-1.5 साल के लिए चीफ जस्टिस बनेंगे, है ना। लेकिन वो प्रथा चली गई कि अच्छे जो लोग थे, जो ईमानदार थे, उस तरह के सर, एक आखिरी सवाल है मेरा कि अभी भी मैंडेटरी इसको नहीं किया है। अगर मैंडेटरी कर दें तो आप कर नहीं सकते। सुनिए, वो आप कर नहीं सकते। ये इन लोगों ने पॉलिटिशियन के लिए मैंडेटरी कर दिया कि अगर आप कंटेस्ट करेंगे तो अपने एसेट बनाएंगे। तो जब तक ये पॉलिटिशियन इनके लिए मैंडेटरी ना कर दें तब तक ये नहीं होने वाला है। अपना होगा तो फिर तो वो नीचे से केस चलेगा, इनके पास आएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो इसको वो पलट देंगे। जैसे वो आरटीआई की बात ये है, अब ये मुझे स्ट्राइक कर रहा है, आपको भी स्ट्राइक करेगा। 1 अप्रैल जो कि फूल्स डे है, उस दिन सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस बैठकर और ये डिसीजन लेते हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक, आई वुडंट से दैट दे आर फूलिंग द पीपल, बट एक फूलिंग एक्सरसाइज है एक तरीके से, जिसमें कि कोई इसका निवारण कुछ नहीं निकलना है। नहीं, देखिए, उसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये जस्टिस वर्मा के यहाँ जो बात हुई उससे जो है जनता को वाकई बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्योंकि जो अहम सबूत थे, जो कि नोट, उसका न सीजर हुआ न उसका पंचनामा हुआ। बाकी सब आप बोलते रहिए, करते रहिए। जो क्रक्स ऑफ द मैटर था, दैट दे गॉट अवे। और उसके ऊपर अभी तक हमने कहीं नहीं स्टेटमेंट देखा कि मतलब कि वो सीजर हुआ कि क्या हुआ, कि वो जल गया, कि उसको जो है स्ट्रीट पर फेंक दिया। हाउ वेर दोज नोट्स डिस्पोज्ड? और अगर नहीं है तो फिर विदाउट अ बॉडी देयर इज नो मर्डर। एग्जिस्ट ही नहीं करता नोट। किसी ने कुछ डाल दिए होंगे, ऊपर में कुछ होगा। अब आप कहानी बनाते रहिए। आपने देखा वो जस्टिस यादव के केस में, वो रिटायर कर गई 15-16 साल के बाद जो है। अब
कोर्ट ने सिवाय उनको टाइम वेस्ट करने के ये सारे 30 जजेस सुप्रीम कोर्ट के बैठ गए पहली तारीख को, उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया और अंत में एक हाँ ऐसा हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई हल नहीं है। हाँ, वो है। अब भाई उसमें 30 में है, बहुत लोग डिक्लेयर कर देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जो प्रथा चली आ रही थी उसको उन्होंने 2018 में अमेंडन किया, और अमेंडन क्या किया, यही गोगोई था। सारा घपला तो गोगोई के समय में हुआ। ही वॉज द पर्सन ओवर देयर। उसके बाद वो भी है अपना डिलीट भी कर दिया। अब आप करेंगे क्या? जहां तक हमें याद आ रहा है गोगोई थे, हो सकता है आई एम नॉट टू 100% एक्यूरेट ऑन दिस। चलिए, आपने बड़े अच्छे से एग्जाम्पल्स देकर समझाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।